हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 3 चल रही थी। इसमें हमने नेरिस का एक लेक्चर आपको दे दिया था। उसमें हमने नेरिस, पैरापोडिया और नेफ्रिडियम के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेरिस से हर बार क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे नेरिस का लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जीवन चक्र नेरिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को कंप्लीट लेक्चर देखना है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा और ये आपको क्लियर होना चाहिए पूरा। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाया होगा उसमें आपका फाइलम एनेलिडा में नेरिस चल रहा है। वहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे रिप्रोडक्शन इन नेरिस, द लाइफ साइकिल ऑफ नेरिस। नेरिस जो है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है किस तरीके से होता है, अभी आगे आप देखोगे। रिप्रोडक्शन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, देन उसके बाद ट्रोकोफोर लार्वा भी आएगा, लार्वल स्टेज आती। ट्रोकोफोर लार्वा का डेवलपमेंट देखेंगे। देन उसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा हेटेरोनेरिस। क्या मिलेगा? हेटेरोनेरिस। ठीक है, क्योंकि इसके जीवन चक्र में एक अवस्था आती है जिसमें इसकी मॉर्फोलॉजी बदल जाती है, तो नेरिस से हेटेरोनेरिस बन जाता है। उसमें एक नेरिस के अंदर दो टाइप के बॉडी देखने को मिलेंगे। बॉडी में दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है एपिटोक, एक होता है एटोक। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर में हेटेरोनेरिस पढ़ाऊंगा आपको। आज आप हेडिंग लगाएं रिप्रोडक्शन इन नेरिस। तो इसमें पॉइंट वाइज है, बढ़िया से आप नोट्स बनाते चलेंगे और हर एक पॉइंट को समझते चलेंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट है, नेरिस इज यूनिसेक्सुअल। कैसा होता है? एक लिंगी जंतु है, बट देयर इज नो वेल मार्क्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लेकिन इसमें लैंगिक डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, लेकिन होता ये एक लिंगी जंतु है, यूनिसेक्सुअल। पॉइंट नंबर 2, गोनेट्स। गोनेट्स क्या होंगे भाई? गोनेट्स तो मेल गोनेट्स टेस्टिस होंगे और फीमेल ओवरीज होंगी। आर टेम्परेरी कामा डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ये हमेशा ब्रीडिंग सीजन जो होगा, जनन काल होगा, उसी समय डेवलप होते हैं। गोनेट्स इसके जो होते हैं जनद, वो अस्थायी हैं, टेम्परेरी होते हैं। जब ब्रीडिंग सीजन आएगी, जनन का समय आएगा, तभी ये गोनेट्स डेवलप हो जाते हैं, टेस्टिस और ओवरी। पॉइंट 3 है, गोनेट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सीलोमिक एपिथेलियम इन ऑल ट्रंक सेगमेंट ऑफ बॉडी। ये इस तरीके से बड़ा सा नेरिस होता है। आगे इसका माउथ वाला पार्ट, इसमें टेंटिकल होते हैं और पल्प लगा होता है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे आई होते हैं, प्रोस्टोमियम होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं इंटीरियर पार्ट में, कल मैंने आपको बताया था। और पीछे पोस्टेरियर रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे एनस और एनल सरसाई वगैरह लगे होते हैं। इसमें देखिए, ये जो बीच का पार्ट है, बीच का मतलब थोड़ा पार्ट इंटीरियर का छोड़ दीजिए, थोड़ा पोस्टेरियर का, बीच वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं ट्रंक रीजन। ये क्या है? ट्रंक है। इस ट्रंक रीजन में ही आपने देखा था, इसमें क्या होते थे? इस तरीके से पैरापोडिया, दोनों ओर पैरापोडिया, और इसके ऊपर सीटी लगे थे। और ट्रंक वाले रीजन में ही जो सेगमेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट में पैरापोडिया होंगे। इसी सेगमेंट के अंदर आपने देखा था कल, नेफ्रिडियम होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रिडियम। दो नेफ्रिडियम हर एक में थे, जो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। और इसी ट्रंक वाले रीजन में जो सीलोम है, बीच में जो बॉडी वाल के बीच में जो गुहा है, कैविटी होती है, उसे सीलोमिक एपिथेलियल सेल्स में, सेल्स जो होती हैं एपिथेलियल सेल्स, वो डेवलप होके गोनेट्स बनाती हर एक बॉडी में, सॉरी हर एक बॉडी के सेगमेंट में। ट्रंक वाले रीजन में जितने भी सेगमेंट होंगे, हर सेगमेंट के अंदर जो सीलोमिक एपिथेलियम है, गुहीय उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं, वही कोशिकाएं सेल्स डेवलप होकर, विकसित होकर क्या बनाती हैं? गोनेट्स बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। 4th पॉइंट है, इन मेल ऑफ नेरिस ड्यूमेरिली ओनली अ सिंगल पेयर ऑफ टेस्टिस हैज बीन फाउंड।
जो नेरिस ड्यूमेरिली है, इसके नर में सिर्फ वृषण का एक ही जोड़ा होता है। कितना होता है? एक जोड़ा, मतलब 1 पेयर होंगे। कितने होंगे? 1 पेयर होते हैं। ये इसके स्पीसीज का नाम है, नेरिस की स्पीसीज का नाम है ड्यूमेरिली। पॉइंट नंबर 5, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म। भाई टेस्टिस में क्या बनेगा? मेल गैमेट बनेंगे, स्पर्म्स। और ओवरी में क्या बनेगा? ओवा। ओवरीज प्रोड्यूसेस ओवा। इन नेरिस देयर इज नो गोनोडक्ट। यहाँ पे कोई भी गोनोडक्ट नहीं होगी। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब होती है, मनुष्यों की बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमन फीमेल्स में ओवरी किससे जुड़ी होती है? यूटरस से। किसके थ्रू? फैलोपियन ट्यूब से। तो इस तरीके की कोई भी जनन वाहिनियां यहाँ पे गोनोडक्ट वगैरह नहीं होती है। ठीक, नलिका विहीन होते हैं, डक्टलेस होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ओवरी ओवा प्रोड्यूस करेगी। तो वृषण शुक्राणु बनाते हैं, जबकि अंडाशय अंडाणु बनाते हैं। और नेरिस में जनन वाहिनियां नहीं होती। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको प्रत्येक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते चलना है और सब नोट भी करना है। वीडियो को पॉज करके हर एक पॉइंट को नोट करना है। द मैच्योर स्पर्म्स एंड ओवा आर डिस्चार्ज्ड आउटसाइड द बॉडी थ्रू मेटानेफ्रिडिया, जिसको नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रिडियोपोर। कल बताया था मैंने ना आपको, नेफ्रिडियोपोर। उसी के थ्रू मैच्योर स्पर्म एंड ओवा बाहर छोड़ दिए जाते हैं, बॉडी के बाहर। मेटानेफ्रिडिया है जो, उसी को आप नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं। इसके द्वारा परिपक्व शुक्राणु एंड अंडाणु शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं। इन 1945 गुडरिच, ए साइंटिस्ट, used the term nephromyxia or myxonephridia, which perform dual function of excretion as well as genital duct. गुडरिच साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने नेफ्रिडिया के लिए एक नया वर्ड दिया, क्योंकि नेफ्रिडिया का काम होता है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। लेकिन इसका जो पोर है, जिसके थ्रू में वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करता है, उसी पोर के थ्रू क्या होता है? उसी पोर के थ्रू जो ओवा और स्पर्म है वो भी बाहर डिस्चार्ज किए जाते हैं। तो डुअल फंक्शन है इसका, इसीलिए इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, नेफ्रोमिक्सिया और मिक्सोनेफ्रिडिया, क्योंकि ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो एक्सक्रेशन जो मेन फंक्शन है, प्लस जेनाइटल डक्ट का भी काम करता है। इसके थ्रू गोनोपोर से या नेफ्रिडियोपोर से गैमेट्स को बाहर छोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 8, व्हेन जेनाइटल ऑर्गन अपीयर्स इन नेरिस, जब जेनाइटल ऑर्गन अपीयर हो जाएंगे, कब होंगे? ब्रीडिंग सीजन में। मेनी चेंजेस टेक प्लेस, उस समय बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी चेंज आएगा। which are clearly visible externally, बाहर से अगर कोई बदलाव परिवर्तन आपको दिख रहे हैं, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है। दिस सेक्सुअल मैच्योर फॉर्म ऑफ नेरिस इज कॉल्ड हेटेरोनेरिस। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोनेरिस बोल देंगे। When genital organ appears in neris, many changes take place, which are clearly visible externally. This sexual mature form of neris is called heteroneris. मतलब ब्रीडिंग सीजन में इसमें जनन अंग, टेस्टिस और ओवरी वगैरह डेवलप होने लगते हैं। उस दौरान इसके पूरी मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो कि बाहर से एक्सटर्नली क्लियरली विजिबल होते हैं। ये जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है नेरिस का, इसको, इस अवस्था को हम बोलते हैं हेटेरोनेरिस। क्या बोलते हैं? परिपक्व लैंगिक अवस्था को हम हेटेरोनेरिस बोलते हैं। ये याद रखना, इस पे यहां से क्वेश्चन आता है, इस पे जो है क्वेश्चन आएगा। डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कई बार। शॉर्ट नोट्स आता है आपका, तो 3 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेरिस एंड हेटेरोनेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेटेरोनेरिस स्विम्स टू द सरफेस ऑफ सी वाटर
इन ऑर्डर टू सेट स्पर्म एंड ओवा, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड स्वार्मिंग। इसको वृंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंदन। हिंदी में वृंदन, इंग्लिश में स्वार्मिंग। शुक्राणु तथा अंडाणु को छोड़ने के लिए हेटेरोनेरिस समुद्र की सतह पर तैरती है। नेरिस के इस व्यवहार को वृंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृंदन कहा जाता है, क्योंकि सरफेस पे छोड़ेंगे ओवा को। और आपको पता होगा जैसे मेढक होता है तो वो भी क्या करता है? वाटर में ही अपने ओवा को छोड़ता है, स्पर्म और ओवा को। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं और जल के अंदर पानी में अगर रिप्रोडक्शन इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है गैमीट्स का, तो नंबर ऑफ गैमीट्स बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन के, निषेचन के संभावना बहुत कम होती है, कम ही होती है ना भाई। पानी में अगर ओवा को और स्पर्म को रिलीज किया जाए तो वहां पे फर्टिलाइज होने की कंडीशन देखिए कितनी खतरनाक है। तो पॉसिबिलिटी कम है ना कि गैमेट्स आपस में मिल जाएं और फर्टिलाइज कर जाएं। तो वहां पे नंबर ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। और ये जो इसका बिहेवियर है इसको भी याद रखिएगा, वृंदन बोलते हैं, स्वार्मिंग। क्योंकि हेटेरोनेरिस जो होता है वही, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेटेरोनेरिस कहाँ से आ गया। वही जो नेरिस था उसी को हेटेरोनेरिस बोला जाता है। क्यों? जब उसमें कुछ चेंजेस आ गए ब्रीडिंग सीजन में तो उसको हम हेटेरोनेरिस बोलने लगे। वैसे तो नेरिस पानी के अंदर रहता है, लेकिन ये सी वाटर के अंदर नहीं रहेगी। हेटेरोनेरिस अंडाणु और शुक्राणु को, स्पर्म ओवा को रिलीज करने के लिए वाटर के सरफेस पे तैरेगी, और इसी को बोला जाता है स्वार्मिंग या वृंदन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, आपको पता ही भाई, जब गैमेट्स को बाहर रिलीज कर दिया गया तो बाह्य निषेचन ही होगा, एक्सटर्नल ही होगा। मैच्योर स्पर्म एंड ओवा आर रिलीज्ड इनटू वाटर एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स एट वाटर सरफेस। तो जल की जो सतह है, जल की सतह पर बाह्य निषेचन होगा, और ये निषेचन जो है बड़ा ही दुर्लभ होता है। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है बड़ा दुर्लभ होता है। क्यों होता है आपको पता ही। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि किस तरीके से भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवा दोनों फर्टिलाइज करेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज। अब ये जो जाइगोट बनेगा उसमें कुछ डिविजन्स होंगे। जाइगोट जो सिंगल सेल है वो डिवाइड करेगा, उससे क्या बनेगा? मोरुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा। तो ये जितने भी स्टेजेस हैं, क्लीवेज वगैरह होगा। क्लीवेज भी क्या है? एक सिंपल डिवीजन होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट की। किसकी? डेवलपमेंट, परिवर्धन बोलते हैं हिंदी में। फर्टिलाइज्ड एग जो है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, मेल और फीमेल, ये ओवम है और ये स्पर्म मान लीजिए आप, ये दोनों फर्टिलाइज कर गए हैं। अब बना है जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में क्या होगा? डिवीजन होंगे। इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट बोलोगे। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जोना रेडियाटा डिसअपियर। जोना रेडियाटा क्या है? ये जो है अंडाणु के ऊपर, ये जो आपका ओवा है इसके ऊपर की कवरिंग होती है, एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जिसको हम जोना रेडियाटा बोलते हैं। तो ये डिसअपियर हो जाएगी भाई। जब स्पर्म इससे फ्यूज करता है, स्पर्म इससे फ्यूज करता है तो क्या होता है? यहाँ पे ये स्पर्म लाइसिन छोड़ता है, यहाँ से कुछ लाइसिन एंजाइम्स निकलते हैं जो कि इस परत को क्या करते हैं? डिसअपियर कर देंगे, डिसोल्व कर देंगे, और उसके बाद में स्पर्म और ओवम के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। देन उसके बाद में जाइगोट बनता है। ये प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे ना, मानव जनन में, तो इतना पता ही होगा। एग ऑफ नेरिस इज टीलोलेसिथल। आपको पता होगा एग के अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये टीलोलेसिथल टाइप का है। मतलब योल्क प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेजिटल पोल, मतलब इसमें जो वेजिटल ध्रुव है, पोल है, उस साइड में योग प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं टीलोलेसिथल टाइप ऑफ एग। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर वाला, फर्टिलाइज्ड एग हैज 2 पोलर बॉडीज।
फर्टिलाइज्ड एग जो है उसमें दो पोलर बॉडी होंगी। दिस एग फ्रीली फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस एंड इट्स डेवलपमेंट इज स्टार्टेड। अब इसका परिवर्धन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लीवेज, विदलन, जो कि हम लोग मानव जनन में भी पढ़ते हैं। जाइगोट में पहला जो डिवीजन है वो विदलन होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज इज स्पाइरल एंड डिटरमिनेट टाइप। फर्स्ट टू डिविजन्स आर इक्वल एंड वर्टिकल। ये लाइनें आपको याद रखना है। फर्स्ट टू डिवीजन जो होंगे इक्वल होंगे और वर्टिकल होंगे एंड 4 सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। अब उसको क्या बोलोगे? ब्लास्टोमियर। मतलब जाइगोट में 2 डिवीजन हुए, पहले डिवीजन से 2 सेल्स बन गई। कितनी बन गई? 2 सेल्स बन गई। इस तरीके से अलग अलग नहीं बनेंगी, आपस में जुड़ी रहेंगी। ये 2 सेल्स हो गई और फिर डिवीजन होगा इसमें एक, तो इसमें कितनी बन जाएंगी? टोटल 4 सेल्स बन गई। अब इसको क्या बोलोगे? ब्लास्टोमियर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ब्लास्टोमियर। आप लोग इसको बनाते चलना, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका ओवम था और यहाँ पे स्पर्म फ्यूज किया, इसको स्पर्म फ्यूज किया, ठीक है। ये हो रहा है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा। क्या होगा? यहाँ पे निषेचन होगा और निषेचन के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट बन गया आपका। हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज। युग्मक नहीं बोलेंगे, युग्मनज, जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्या होगा? क्लीवेज। तो क्लीवेज में 2 डिवीजन के बाद में 2 डिवीजन जब हो जाएंगे, 2 कोशिका विभाजन, तब यहाँ पे क्या बनेगा भाई? यहाँ पे 2 के बाद में भाई पहला डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? इससे पहले डिवीजन में 2 सेल्स ऐसे बनेगी, इस तरीके से 2 सेल्स बन गई। फिर एक और जब डिवीजन होगा इसमें तो 4 सेल्स बन जाएंगी, टोटल 4 सेल्स बन गई। अब ये 4 सेल्ड स्टेज जो है इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। इसको ब्लास्टोमियर बोला जाता है। तो ये डायग्राम भी आपको नोट्स में अपने बनाना है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इवेंट क्या है? थर्ड डिवीजन इज अनइक्वल। यहाँ पे अनइक्वल होगा। जब अनइक्वल होता है तब क्या होता है? अलग अलग, मतलब एक छोटा बनेगा, एक छोटी सेल्स होगी और दूसरी बड़ी बनेगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पे वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। पहले वर्टिकल डिवीजन हुआ था, अब हॉरिजॉन्टल होगा। एंड स्लाइटली अबव द सेंट्रल एक्सिस। स्लाइटली अबव द सेंट्रल एक्सिस। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो है फर्स्ट डिवीजन दोनों कैसे थे भाई? फर्स्ट वाले जो थे वो वर्टिकल डिवीजन हुए थे। कैसे हुए थे? वर्टिकल। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना आपको। ये वर्टिकल डिवीजन हुआ है और यहाँ भी वर्टिकल डिवीजन होंगे। टोटल 4 सेल्स बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 4 सेल्स। और ये बन गया आपका ब्लास्टोमियर। अब इसमें जो थर्ड डिवीजन होगा, ठीक है, थर्ड डिवीजन कैसा होगा? अनइक्वल होगा। कैसा? अनइक्वल और हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होगा और अबव द सेंट्रल एक्सिस। मतलब ये 4 सेल्स थी, टोटल 4 सेल थी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। कैसा? हॉरिजॉन्टल। और थोड़ा सा सेंट्रल एक्सिस से बढ़ के होगा। तो टोटल 8 सेल्स हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 8 सेल। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली सेल्स जो है थोड़ा छोटी है और नीचे वाली बड़ी है। तो ए अनइक्वल डिवीजन है। कैसा है? अनइक्वल डिवीजन। स्लाइटली अबव द सेंट्रल एक्सिस। एज अ रिजल्ट ऑफ थर्ड डिवीजन 8 ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड। टोटल कितनी बन गई? 8। 4 आर स्मॉल एंड योल्क फ्री कॉल्ड माइक्रोमियर्स and 4 are large and yolky called macromeres
which are present towards the vegetal pole। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप बोलोगे माइक्रोमियर। क्या बोलोगे? माइक्रोमियर। और इसको क्या बोलोगे? मैक्रोमियर। ये 4 सेल्स क्या है? मैक्रोमियर। जो सेल्स छोटी है उसको माइक्रोमियर, और बड़ी वाली सेल्स जो लार्ज है थोड़ा कंपेरेटिवली, उसको क्या बोलोगे? मैक्रोमियर्स, which are present toward the vegetal pole। थर्ड पॉइंट है, फर्दर 4th and 5th and 6th डिवीजन आर आल्सो हॉरिजेंटल। अब आप जब 4th, 5th और 6th डिवीजन करोगे तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी। बाय द एंड ऑफ क्लीवेज एम्ब्रियो हैज 32 माइक्रोमियर्स and 32 megameres which are spirally arranged, The final stage of cleavage is called स्टेरोब्लास्टुला। फाइनल स्टेज को क्या बोलोगे? क्लीवेज में डिवीजन होते होते जो फाइनल स्टेज बनेगी उसको बोलोगे स्टेरोब्लास्टुला। क्या बोलोगे? स्टेरोब्लास्टुला। तो अगेन इसमें 5th, 6th, A1, 4th, 5th और 6th 3 डिवीजन और होंगे। कैसे होंगे? सब के सब हॉरिजॉन्टल होंगे। हॉरिजॉन्टल डिवीजन होंगे। और यहां से टोटल कितनी सेल्स बन जाएंगी? इसमें जो है टोटल 64 सेल्स बनेंगी। 32 सेल्स इधर होंगी और 32 सेल्स इधर होंगी। ये वाले जो है ये माइक्रोमियर होंगे, माइक्रोमियर। और नीचे क्या होंगे? मैक्रोमियर। इसमें फर्दर फिर से डिवीजन होगा और ये स्टेरोब्लास्टुला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेरोब्लास्टुला, जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होंगे। इसमें कई सारे सेल्स होंगे। इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे और इसको बोलोगे आप स्टेरोब्लास्टुला। क्या बोलोगे? स्टेरोब्लास्टुला। तो ये बन गया स्टेरोब्लास्टुला। तो ये जो है क्लीवेज का फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन स्टेज की। गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुलेशन कैसे होगा? ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, मूव करते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम गैस्ट्रुला भवन। क्या पढ़ेंगे? गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुला अवस्था। गैस्ट्रुलेशन is accomplished by 2 main events termed as epiboly and invagination। इन्वेजिनेशन मतलब यहाँ पे थोड़ी सी आउट ग्रोथ बनेगी, एक बाहर की ओर उभार बनेगा। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान 2 मुख्य घटनाएं होती हैं, एपिबोली एंड इन्वेजिनेशन। इन एपिबोली माइक्रोमियर्स स्प्रेड ओवर माइक्रोमियर्स, मतलब माइक्रोमियर जो हैं वो मैक्रोमियर के ऊपर फैल जाते। बाय इन्वेजिनेशन आर्केंटेरोन कैविटी इज फॉर्म्ड एंड एम्ब्रियो बिकम्स सिलिएटेड। तो इसमें क्या होगा? इन्वेजिनेशन में जो सेल्स हैं वो एक ओर खिंच जाएंगी, थोड़ा सा उभार बन जाएगा और बीच में कैविटी बनेगी जिसको हम आर्केंटेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्केंटेरोन कैविटी का फॉर्मेशन होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन जो सेल मास है वो सेल्स एक पास इकट्ठा हो जाएंगी और उसमें कैविटी का फॉर्मेशन होगा जिसको आर्केंटेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्केंटेरोन बोला जाता है। पॉइंट नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये जो है ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट्स आपसे सिर्फ ट्रोकोफोर लार्वा पे पूछा जाता है, तो उस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं कभी भी नेरिस का या हेट्रोनेरिस से रिलेटेड, तो उसके डेवलपमेंट में और लाइफ साइकिल में भी आपको ट्रोकोफोर लार्वा मेंशन करना रहता है। तो ये क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जाता है और 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन आर्केंटेरोन कैविटी बन गई है
ग्रेस्टुलेशन कंप्लीट हो गया है, अब ट्रोकोफोर लार्वा बन जाएगा। आफ्टर ग्रेस्टुलेशन द सिलिएटेड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये क्या बनाएगा? ट्रोकोफोर लार्वा में बदल जाएगा। दिस लार्वा इज माइन्यूट, छोटा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, अनसेगमेंटेड होता है एंड पियर शेप्ड होता है। ये इसके लक्षण आपको याद रखने हैं। यह लार्वा सूक्ष्म होगा, पारदर्शी होगा, अखंडीय होगा मतलब अनसेगमेंटेड, और पियर शेप होता है मतलब नाशपाती के आकार का होता है। इन नेरिस दिस लार्वा passes its life inside the egg membrane and it is without blastocele, मतलब इसमें गुहा नहीं होगी, ब्लास्टोसील नहीं होगा। As a result of hatching, a new larva comes out of the egg membrane which is called नेक्टोकीटी। इसको क्या बोलते हैं? नेक्टोकीट बोलते हैं। और पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा भी बोला जाता है। मतलब नेरिस में इस लार्वा का जीवन अंड झिल्ली के अंदर पूर्ण होता है और इसमें ब्लास्टोसील कैविटी जो होती है वो नहीं होती है। अंडोद्भेदन के फलस्वरूप एक नया लार्वा अंड झिल्ली तोड़कर बाहर आता है। इस लार्वा को नेक्टोकीट या पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस, मतलब कायांतरण होगा इसका। इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। याद करिए, जो इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोड्स में कायांतरण मेटामॉर्फोसिस किस हार्मोन्स की वजह से होता है? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? पता है? थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन जो होता है वो इंसेक्ट्स के कायांतरण के लिए आवश्यक होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। आगे हम पढ़ेंगे ना इसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो उसमें इंसेक्ट्स के मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में अगर मेटामॉर्फोसिस ना पढ़ी जाए तो फिर वो अधूरा रहता है। उसके बिना कहाँ आर्थ्रोपोडा पूरा होगा। और क्वेश्चन भी आता है हमेशा मेटामॉर्फोसिस पे। मेटामॉर्फोसिस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा का कायांतरण। नेक्टोकीट लीड्स अ फ्री स्विमिंग लाइफ फॉर अ फ्यू डेज। थोड़े दिन तक ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करेगा, तैरता रहेगा। फीडिंग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को खाएगा। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द प्रियोरल एपिकल पार्ट डेवलप्स इनटू प्रोस्टोमियम ऑफ अडल्ट। मतलब अब ये लार्वा धीरे धीरे नेरिस बनाएगा। क्या बनाएगा? नेरिस। तो आगे का जो प्रियोरल एपिकल पार्ट है वो प्रोस्टोमियम बना लेगा। क्या बनाएगा? प्रोस्टोमियम, जो कि माउथ वाला पार्ट है, एंटेरियर पार्ट। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ लार्वा बिकम्स पेरिस्टोमियम एंड द लास्ट सेगमेंट द पैजिडियम। ये तो आप पढ़ चुके हो, गुदाखंड जो एनल सरसाई जहां से निकले रहते हैं। ग्रेजुअली नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीजेस एंड दे डेवलप पैरापोडिया। अब धीरे धीरे सबसे पहले आगे का पार्ट बनेगा एंटेरियर वाला, फिर उसके बाद में पीछे का पार्ट बन जाएगा, फिर बीच में धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी। ये दोनों ओर इंक्रीज करता रहेगा और नंबर ऑफ सेगमेंट्स इसके बीच में बढ़ते जाएंगे और इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। और इसमें जितने भी सेगमेंट होंगे धीरे धीरे इसमें पैरापोडिया भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस लार्वा में इस तरीके से डेवलपमेंट, कायांतरण होगा। दीज चेंजेस लीड टू अ यंग वर्म which settles to the bottom and forms the burrow in which it grow further and attains complete adult form। ये जब ग्रोथ इसमें चालू होगी कायांतरण, तो ये सेटल हो जाता है बॉटम में, नीचे बैठ जाएगा वाटर में। और क्या करेगा? ये तली में बैठने के बाद बिल बनाएगा और बिल में एक पूर्ण वयस्क में बदल जाएगा आराम से। और फिर क्या होगा? नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, हेटेरोनेरिस इज द सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस। इसको याद रखिए। सम मॉडिफिकेशंस टेक प्लेस इन नेरिस व्हेन इट चेंजेस इनटू हेटेरोनेरिस। दिस चेंजेस आर कॉल्ड एपिटोक। तो ये वाला आप जो है
भले ही आज मत लिखिए क्योंकि यहाँ से हेट्रोनेरिस स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो लाइफ साइकिल बस यहीं तक है भाई। एडल्ट, आपने एडल्ट नेरिस को बना दिया, एक नेरिस से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट देखा आपने और किस तरीके से दूसरा नेरिस बन गया, यही इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल है। कल का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम दो चीजें कवर करेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम हेटेरो नेरिस के बारे में और डिफरेंस बिटवीन नेरिस एंड हेट्रोनेरिस, नेरिस एंड हेटेरोनेरिस, ठीक है। तो ये दो पार्ट कल कवर होंगे। आप लोग जो है कंप्लीट लेक्चर देखा करिए और कल वाला भी लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लीच पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? हिरुडिनेरिया की बात करेंगे, लीच की बात करेंगे, जिसको जोंक भी बोला जाता है। तो इंडियन लीच जो है हिरुडिनेरिया, उसकी बात स्टार्ट की जाएगी। तो आई होप आपको कंप्लीट लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मस्त पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।